हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जो प्रॉमिस आपसे जो हमने किया हुआ था वो फाइनली पूरा होने जा रहा है, यानी पूरा हो चुका है। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए RCC यानी कि रिवीजन क्रैश कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। तो बेसिकली जस्ट एक दिन पहले हमने आपके लिए लॉन्च किया था RCC और उसमें आपको बताया कि किस प्रकार से हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाएंगे क्योंकि ये रिवीजन है। वैसे आपको पूरा पूरा समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना है। तो ऑलरेडी हमने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है आप लोग के लिए, पूरा एक एक करके डिटेल बाय डिटेल वीडियो है, कंसेप्ट वाले वीडियो है। तो कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है डिटेल में, टाइम लगा के पढ़ना है तो यार वीडियोस अवेलेबल है, बस सर्च करो आपको मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, रिवीजन करना है फास्ट फास्ट तरीके से, 15-15 मिनट 20-20 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर का फास्ट फास्ट रिवीजन करना है ताकि आपको याद आ जाए। तो यहां पे RCC बैच कंटिन्यूअस आप देख सकते हो। लगातार हम कोशिश करेंगे कि जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता मिड टर्म का, ठीक है ना, तब तक हम चलाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लॉन्च करते टाइम ही आपको बता दिया था कि हम ये RCC सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म एग्जाम्स के लिए ला रहे हैं। हाँ, जब ये हो जाएगा तो हो सकता है जब आपका फाइनल एग्जाम्स वापस से जब अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ये मिड टर्म एग्जाम्स के ओरिएंटेड है। तो ओनली फॉर द मिड टर्म एग्जाम्स बिफोर दिवाली जो आपका होता है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मैं मेनली आपको कमेंट करके पूछा था कि यार आपको कैसे कैसे चैप्टर्स चाहिए। तो बहुत सारे लोग ने बोला कि सर साइंस में स्टार्टिंग के कुछ 5 चैप्टर 8 चैप्टर आने वाले, तो स्टार्टिंग के हम लगातार लाइन से कराने वाले। तो इसके लिए आज मैं पहला ही चैप्टर जिसका नाम था लिविंग वर्ल्ड, ये आपके लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। बस मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि आप अपने सभी दोस्तों को यार एक बार बता देना, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, साइंस मैथ्स SST हर एक चीज का प्रेजेंट है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं और वो डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस देख के पढ़ते भी है। ठीक है, लेकिन उनको ये भी बता दो कि यार हमारे चैनल पे JR ट्यूटोरियल्स पे राहुल सर एक बार फिर धमाकेदार एक कोर्स लेकर आ गए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के ऊपर, जो कि है RCC कोर्स। ठीक है ना, हमने प्लानिंग किया था कि हम इसको ऐप पे लेकर आएंगे, कुछ पेड चार्ज करेंगे, फिर हमने रियलाइज किया कि नहीं यार, आपके लिए ये चीज तो फ्री में हम दे सकते हैं, बाद में भले ही बहुत सारी चीजें हम लाएंगे लेकिन ये वाली चीज आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो अपने सभी दोस्तों को बुलाओ इस चैनल पे, आओ देखो डेली बेसिस पे जो भी हम लोग डालेंगे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में आपको 3 से 4 वीडियो देखने मिल जाएंगे। ठीक है ना, कुल मिला के साइंस और मैथ्स दोनों के। ठीक है ना, टोटल 3 या 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको हर हफ्ते में एटलीस्ट 2-2 चैप्टर या फिर एक एक चैप्टर आपको देखने मिल जाएगा। तो फटाफट तरीके से हमारे साथ रिवीजन कर लो, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है, आपको वीडियोस की लिंक, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें मिल जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो मैंने ये वीडियो अपलोड किया, आपको नोटिफिकेशन मिला है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ने वीडियो लाया। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम वीडियो को शेयर कर देते हैं ना, तो आपको पता चलेगा। तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये रिवीजन क्रैश कोर्स का एक नोट्स चाहिए, यानी कि जो भी हम लोग यहां पे लिखाएंगे, एक क्लास नोट्स जो भी बनेगा यहां पे लिखते लिखते या फिर कोई भी चीजें समझते समझते, तो इसका एक नोट्स आपको JR ट्यूटोरियल के ऐप पे फ्री वाले नोट्स के फोल्डर में आपको देखने मिल जाएगा। मतलब टाइम लगेगा अपलोड होने में, लेकिन इसको आप डाउनलोड करके रख लेना ऐप को और इंस्टॉल करके लॉगिन हो जाना। आपका नंबर वगैरह पूछेगा, डिटेल्स वगैरह पूछेगा, वो उसमें एंटर कर लेना और आप लॉगिन हो जाओगे। तो इसमें जरूर से कर लेना। JR ट्यूटोरियल डायरेक्ट ऐप पे प्ले स्टोर पे सर्च करो, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये आपको टास्क दे रहा हूं, जरूर से करना, सब बच्चे तक फैला देना कि यार ये ऐप डाउनलोड कर लेना। और तीसरा चीज है, अगर आप फॉलो करते हो तो जरूर से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। बस इतना ही मुझे बोलना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हर एक चीज आपके लिए प्रेजेंट है। कीप वॉचिंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। चलो वीडियो की शुरुआत करेंगे। चलो फटाफट से, सबसे पहले क्या चीज है, एडेप्टेशन। व्हाट डू मीन बाय एडेप्टेशन? देखो, जब हम लोग चैप्टर की बात कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा, मेरा स्पीड भी थोड़ा फास्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फास्ट मैं बोल रहा हूं, फटाफट बोल रहा हूं, तो आप लोग स्पीड कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रहा हूं, तो आप लोग जो है वो स्पीड को फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इस चीज को समझना चाहते हो। करेक्ट है, सिंपल है। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। चलो, तो एडाप्टेशन सबसे पहला टॉपिक है हमारा, एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मेनली क्या होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी पृथ्वी के ऊपर आया, ये एडाप्टेशन होते होते ही आया। आप जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर हम ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा आज के डेट में दिमाग वाले व्यक्ति हैं, मतलब एक क्रिएचर है। बट पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए है क्या? पृथ्वी जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इसमें लगभग लाखों करोड़ों टाइप के जीव जंतु रहते हैं। अगर आप देखोगे एनिमल्स में कितने प्रकार के जीव जंतु है, ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, ठीक है ना, फिशेस है, ऊपर देखोगे तो बर्ड्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, मतलब दुनिया भर करोड़ों टाइप के आपको देखने मिल जाएंगे। प्लांट्स के सेक्टर में चले जाओ तो इतने सारे प्रकार के प्लांट्स है कि आप थक जाओगे, आपसे अपने गली मोहल्ले में ढूंढ के आ जाओ, इतने सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये प्लांट्स की बात कर लिया, एनिमल्स की बात कर लिया,
फिर एरियल की बात करें यानी हवा में उड़ने वाले बर्ड्स की बात करें, ये भी कितने सारे प्रकार है। पानी में रहने वाले जीव की बात करें तो फिशेस पता नहीं कितने सारे प्रकार के होंगे। उसके अंदर भी आप देखोगे समुद्र की गहराई के अंदर भी जमीन होती है ना, अंदर एकदम जहां पे खत्म होता है समुद्र नीचे की तरफ, वहां पे भी प्लांट्स होते हैं। देखा है कि नहीं, पानी में रहने वाले प्लांट जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती है। तो एडाप्टेशन का मेनली मतलब क्या हुआ कि ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट। क्योंकि ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, ये स्टोरी के पीछे मकसद क्या है, जैसे मैंने आपको एक चीज समझाया था कि सबसे पहले दुनिया में जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा वो आया पानी के अंदर, ठीक है। और पानी के अंदर आने के बाद वो बहुत सारा करोड़ों साल लगा, फिर जाके वो किसके ऊपर आया, लैंड के ऊपर आया, ठीक है। करोड़ों साल बाद वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो लैंड के ऊपर आया और धीरे धीरे उसने क्या किया, लैंड के हिसाब से जीना सीख लिया। और जब वो जीना सीख लिया धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आने लगे और चेंजेस आने के बाद जाके आज के डेट में हम लोग जो ह्यूमन बींग जिसको बोलते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग बन पाए और जो एनिमल्स है वो भी क्लासिफाई हो पाए। तो कहने का मतलब क्या है कि एडाप्टेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो कि आप रहते हो रेगिस्तान में, रेगिस्तान पता है आपको, जहां पे बहुत रेत होती है, सहारा डेजर्ट बोल लो या फिर हमारा थार डेजर्ट है इसमें राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। तो आप रेगिस्तान में रह रहे हो, डेजर्ट वाले इलाके में रह रहे हो। अब डेजर्ट वाले इलाके में रह रहे हो तो वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, वहां पे पानी की कमी होती है, ठीक है ना। तो अब आपका बॉडी का आदत लग गया है कि यार आप अगर पानी कम पियोगे, मान लो आधा लीटर पानी पी रहे हो एक दिन में, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे चले जाते हो जहां पे पानी ही पानी है, जहां पे पानी ही पानी है, तो अब आपका बॉडी को आदत है कि फिर आधा लीटर से ज्यादा पानी पचा ही नहीं पाएगा। लेकिन उधर जाके आप जब एडजस्ट करोगे तो आपको एक समय लगेगा, मान लो 1 महीना 2 महीना 4 महीना समय लगेगा, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट हो जाओगे। यानी कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, उसके सराउंडिंग के हिसाब से, उसके खान पान के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हैं। उसी प्रकार अर्लियर टाइम से, लाखों करोड़ों साल पहले से जो भी जीव जंतु होते थे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो अपने हिसाब से क्या करते थे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते थे टू सूट दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो डेफिनेशन भी हमारा एडाप्टेशन का वही बोलता है, क्या बोलता है कि ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट्स। कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर किसी भी प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का है, उसके अंदर वो कुछ ग्रेजुअली चेंजेस हो रहा है। एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, ऑर्गन के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, साथ ही में उसका बर्ताव यानी बिहेवियर भी अगर चेंज हो रहा है, एंड विच हेल्प्स देम टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। क्या बोल रहा है, उस चीज से वो क्या करता है, उसको हेल्प मिलती है ताकि वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सके। आपने गिरगिट देखा है, गिरगिट चैमेलियन। अब क्या करता है गिरगिट, जब ऐसे कलरफुल फ्लावर के बीच में जाता है, मान लो कोई फ्लावर है रेड कलर का, तो अपने आप को रेड कलर का बना लेगा। मान लो कोई ग्रीन लीव्स के बीच में यानी पत्ते जो होते हैं ना, हरे कलर के पत्ते, उसके बीच में वो जा रहा है तो अपने आप को ग्रीन कलर का बना लेगा। यानी कि जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से वो अपने को एडजस्ट कर ले। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब कलर बदल सकते हैं, मैं कलर बदलने की बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाना, चाहे वो कलर हो, चाहे वो साइज हो, चाहे वो शेप हो, कैसा भी चीजें हो, अगर वो अपने बॉडी में चेंजेस ला रहा है, बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है और उसके वजह से उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में उसको जीने में हेल्प मिल रहा है, तो समझ जाना उसने क्या किया है, एडाप्टेशन किया। और ये एडाप्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई अंदर से चाह के नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि मेरे को पंख आ जाए, अगर मैं चाहूं कि मेरे को पंख आ जाए तो पंख नहीं आएंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, और ये होने में लाखों साल करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि इंसान को बनने में भी करोड़ों साल लगे ना। अर्लियर टाइम्स अगर आप देखोगे, हमारा हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो यार हम आज के डेट में जो इंसान है, हमारे पास जो दिमाग है, हमारे पास जो एबिलिटी है, उसको स्थापित होने में, उसको अडैप्ट होने में हमें करोड़ों साल लग गए। ठीक है, तो यही होता है एडाप्टेशन। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? व्हाट डू मीन बाय एडाप्टेशन? थोड़ा और फास्ट में जाने की कोशिश करूंगा। तो एडाप्टेशन जो होता है ये ऐसे ही परफॉर्म करता है। तो हम लोग भी बहुत सारे जो थे, हम लोग जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या हुआ करते थे, आपको पता है, हम लोग होते थे स्टोन एज मैन। ठीक है ना, हम क्या थे? स्टोन एज मैन थे। अब स्टोन एज मैन से हमने कन्वर्ट किस में कर लिया? सेपियंस में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग किस में आ गए? होमोसेपियन में आ गए। ठीक है ना, हम लोग किस में आ गए? होमोसेपियन में आ गए। तो आज के डेट में जो इंसान है वो क्या है? होमोसेपियन सेपियन है। ठीक है ना, होमोसेपियन सेपियन है, जिसको हम लोग ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। मतलब इस प्रकार से हमारा चेंजेस हो रहा है। अब ये एडाप्टेशन प्लांट्स में कैसे हुआ, थोड़ा फटाफट तरीके से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखो हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर आपको रिवाइज कराए, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए पूरा चैप्टर का ना पूरा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, हमने पढ़ा रखा है। तो ये जो हमने आरसीसी निकाला, ये रिवीजन है, लेकिन रिवीजन का भी क्रैश कोर्स है, इसके लिए आरसीसी नाम है, ताकि यार एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि एडाप्टेशन का बेसिक मतलब पता चल जाएगा। अगर आपको पूछेगा एडाप्टेशन एग्जाम में, तो जिन्होंने पढ़ा नहीं है उसको समझ में तो आ गया होगा कि एडाप्टेशन क्या है, वो अपने वर्ड्स में भी लिख के आ सकता है। तो कुछ नहीं लिखने से अच्छा वो कुछ लिख के आ जाएगा, इसीलिए हमने ये बैच निकाला हुआ है ताकि आपको हम हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या बोल रहा है? एडाप्टेशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स है ना, उसमें भी कई सारे प्रकार के एडाप्टेशन होते हैं। अब देखो यहां पे जो एडाप्टेशन है ना, ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आपको देखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स का एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं लोटस।
एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल मैं ले रहा हूं लोटस। अब ये लोटस क्या है, ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी में उगता है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा ये पानी में उगता है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखोगे इसका जो पूरा पंखुड़ी होती है या फिर उसके जो लीव्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी वो लोटस पानी में उगता है तो वो तैर रहा होता है, पानी में तैर रहा होता है, उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है उसको, फिर भी लीव्स जो है वो तैर रहा होता है, क्योंकि उसके जो लीव्स होते हैं, जो लोटस होता है उसके जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, वैक्स का लेयर होता है। अगर आप उसको टच करोगे तो आपको ऐसा छूने पे पता चलेगा कि यार उसके ऊपर तो एक वैक्स का लेयर है, कोटिंग है, एंड उस कोटिंग की वजह से वो पानी में तैरने के लिए सुटेबल है। तो मान लो कुछ ऐसा लीव्स, जैसे कोई दूसरा लीव्स होगा जिसके ऊपर कोई वैक्स का लेयर नहीं है, तो क्या पानी में तैर पाएगा, थोड़े टाइम तक तैरेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो शायद डूब जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस लोटस प्लांट ने अपने आप को टाइम टू टाइम अडेप्ट किया होगा कि भैया वो पानी में भी जिंदा रह सकता है, पानी में भी ग्रो कर सकता है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसकी जो स्टेम्स होते हैं, यानी लोटस का लीव्स की बात कर लिया हमने, स्टेम्स की बात कर ले तो स्टेम्स क्या होते हैं, थोड़े हॉलो होते हैं। और हॉलो क्यों रहेंगे, क्योंकि यार इसको पानी में तैरना है। अगर लकड़े वाले स्टेम होते हैं, जैसे मैंगो ट्री होता है, मैंगो ट्री का स्टेम देखा है, तना कितना मोटा एकदम लकड़ीदार होता है, करेक्ट है, ये हमने देखा हुआ है। अगर उस लकड़ीदार स्टेम अगर लोटस के पास होता तो वो लोटस डूब जाता ना भैया, कितना भारी होता वो। लेकिन इसका स्टेम आपने देखा एकदम हरा कलर का रहेगा और एकदम हॉलो रहेगा, जैसे बांबू कैसे खोखला रहता है वैसे ये हॉलो रहेगा, पतला सा, और उसके ऊपर ऐसा कमल उगा हुआ है। तो ये हॉलो की वजह से ये पानी में क्या करता है, तैर पाता है, अपने आप को वो स्टेबल कर पाता है पानी में। तो अगर वो हॉलो नहीं होता तो डूब जाता। तो स्टेम जो होता है हॉलो होता है। इस प्रकार से उसने अपने अंदर कई सारे ऐसे चेंजेस कर रखी है, दैट्स व्हाई वो पानी में रह सके और पानी में वो ग्रो कर सके। दैट इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ लोटस। समझ में आया, दैट इज एक्वेटिक प्लांट का। ऐसे कई सारे प्लांट्स आपको देखने मिल जाएगा। फिर डेजर्ट की अगर मैं बात करूं, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं, मुझे बताओ डेजर्ट में कौन से प्लांट उगते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात बताने की कोशिश करूं, कैक्टस। ठीक है ना, कैक्टस आप जानते हो, तो कैक्टस हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे और भी ये होते हैं प्लांट्स होते हैं, अकाशिया होता है, और भी एक दो एग्जांपल है जो कि आप अपने सिलेबस में देख लेना। लेकिन देखो हम फटाफट तरीके से रिवाइज कराना चाहते हैं, इसके लिए हम थोड़ा फास्ट ही बोलेंगे। तो जो मैं बात कर रहा हूं कैक्टस की, एक एक एग्जांपल भी याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो व्हाट डू मीन बाय कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा प्लांट होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से इसका कुछ शेप होता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ शेप होता है इसका। ये ज्यादा कुछ मैंने बना दिया आप बोलोगे सर क्या बना रहे हो ऐसा कुछ तो शेप होता है कैक्टस का, और इसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, आपने देखा है बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है कैक्टस। ठीक है, इसमें कांटे कांटे होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, जो कैक्टस होता है ये कहां उग रहा है, डेजर्ट में। डेजर्ट मतलब मैंने अभी बताया था रेगिस्तान, उसमें पानी नहीं है, बहुत कम पानी अवेलेबल है, या फिर ना के बराबर पानी अवेलेबल है। लेकिन ये फिर भी कैक्टस आपने देखा होगा, तो कैक्टस जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब मुझे बताओ ये ग्रीन कलर का कैसे रह पाता है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे नीडल्स होते हैं। नीडल्स, तो नीडल्स मेनली, या फिर नीडल्स बोल लो, या फिर जैसे मैंने बोला इसके अंदर क्या रहता है, थ्रोन प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट रहते हैं। तो वो जो कांटे रहते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, ये जो मान लो कैक्टस है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, छोटे 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 कांटे प्रेजेंट है। तो ये जो कांटे होते हैं ना, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। मतलब जैसे कि आप एक चीज जानते होंगे कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, जब ये चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी उसके अंदर, यानी कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जब पानी बनता है उसके अंदर, तो जब पानी उसके पास ज्यादा हो जाता है तो पानी को रिलीज करता है थ्रू द स्टोमेटा, जो लीव्स होते हैं उसके अंदर, उसके थ्रू वो पानी को एक वेपर के फॉर्म में निकालता है बाहर। लेकिन जब लीव्स प्रेजेंट रहते हैं तो पानी ज्यादा बाहर निकलता है, लेकिन इसके अंदर तो कांटे प्रेजेंट है, तो कांटे प्रेजेंट, इसके लिए इसके अंदर से जो लॉस ऑफ इवेपोरेशन रहेगा, लॉस ऑफ वाटर वेपर जो रहेगा, वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा कम रहेगा। एंड उसी की वजह से ये जो कैक्टस होते हैं वो डेजर्ट एरिया में बड़े लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर ऑल्सो। मतलब पानी की कमी रहने दो, लेकिन उसके अंदर से पानी जब ज्यादा निकलेगा ही नहीं, तो पानी वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा और ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा, और उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से उसने अपने आप को क्या कर लिया, एडाप्टेशन कर लिया। मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो पत्ती होती थी, जो नॉर्मली प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती थी, यहां पे लीव्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू नीडल्स, यानी थ्रोन में, कांटे में, थॉर्न बोलते हैं ना इसको, तो कांटे में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। और ये एडाप्टेशन अगर नहीं किया होता डेजर्ट के प्लांट्स ने, तो क्या वो सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। तो उसने अपने सर्वाइवल के लिए डेजर्ट के प्लांट्स से अपने लीव्स को कन्वर्ट कर लिया नीडल्स में। साथ ही में उसके लीव्स के ऊपर, मतलब जो नीडल्स होते हैं या फिर उसकी जो बॉडी होती है, इसके ऊपर एक वैक्स का लेयर होता है, ताकि वो उसको एकदम तपती धूप से बचा सके। समझ में आ रहा है, एकदम तपती धूप से वो बचा सकते हैं। तीसरा यहां पे स्नोई प्लांट्स। अब स्नोई प्लांट्स का एग्जांपल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने देखा होगा दियोदार का पेड़। ठीक है, दियोदार का पेड़ आपने देखा है, दियोदार कोनीफरस प्लांट होता है, कोनीफरस। अब आपको इसका मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, आपको याद है क्रिसमस ट्री किसने देखा है, क्रिसमस ट्री ऐसा होता है,
ठीक है ना, इस प्रकार का क्रिसमस ट्री होता है। तो जब भी बर्फ गिरता है, आपने देखा होगा बर्फ गिरता है तो बर्फ इसके ऊपर ज्यादातर जमता नहीं, क्योंकि नॉर्मली बर्फ क्या है, पानी है, और कोई भी प्लांट्स के ऊपर बार बार अगर पानी गिर रहा है तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है, डिग्रेड होना शुरू करता है, सड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी ज्यादा पानी हो जाता है तो इट इज नुकसानदायक। लेकिन इसके ऊपर स्नो आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस प्लांट ने अपना शेप को एक ट्रायंगुलर शेप बना दिया है। और ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एडाप्टेशन, मतलब इसने अपने आप को इस प्रकार ढाल लिया कि भैया कितना भी बर्फबारी होने दो, ये ट्रायंगल शेप है, और ट्रायंगल शेप के होने की वजह से क्या होता है, जब बर्फ इसके ऊपर गिर रहा होगा तो यहां से वो निकल जाएगा, साइड में गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा जमा नहीं होगा। हाँ, थोड़े बहुत बर्फ जमते ही है। आप कहीं पे भी चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, हमारे इंडिया की बात करो तो उत्तराखंड चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोनिफरस पेड़ आपको देखने मिल जाएंगे सड़क के किनारे किनारे, और वहां पे बर्फबारी होती रहती है ना, तो भी बर्फ गिरते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा बर्फ नहीं गिरता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो स्नोई प्लांट्स है, यानी कि जो स्नो रीजन में रहने वाले प्लांट्स है, उसने अपने आप को इस प्रकार से बना लिया है कि भैया चाहे स्नो गिरे चाहे कुछ गिरे, वो ज्यादा अपने आप पे प्रभावित नहीं होने लेंगे। तो ये होता है दोस्तों स्नोई प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है प्लांट्स इन फॉरेस्ट। अब जंगल में जो फॉरेस्ट रहते हैं, मतलब जो जंगल में जो प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, उसकी एक खास बात क्या होती है, ये बड़े लंबे होते हैं। अगर आप ध्यान से सुन पा रहे होंगे या फिर आपने समझा होगा इस चीज को, या फिर कभी नोटिस किया होगा कि जो बड़े ऊंचे ऊंचे ये होते हैं जंगल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे नहीं होते, बड़े ऊंचे ऊंचे एकदम, उनके जो स्टेम होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है होने का? तो सबसे ज्यादा रीजन जो है वो ये है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सन की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सन की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत पहले बताया था कि एडाप्टेशन है, जो कि एनिमल में हम देखेंगे जिराफ का, वो हम बताऊंगा। तो जिराफ ने भी अपनी गर्दन ऐसे लंबी नहीं की, वो लीव जो है ना, उसने क्या बोला कि मैं झुक के नहीं खाऊंगा, मैं ऊंचा ऐसा खाऊंगा जाके, तो उसकी गर्दन अपने आप लंबी होती गई। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किया तो लंबी हो गई, वो क्ले जैसा या फिर कोई खिलौना है उसकी जैसा। टाइम लगा, जनरेशन बाय जनरेशन लगा, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग लाखों साल लगे होंगे, और कितने ही जिराफ ऐसे पैदा होते होंगे और उसके बाद जाके वो बने होंगे। तो ये तो एनिमल के एडाप्टेशन जो हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सेम उसी प्रकार प्लांट्स में भी एडाप्टेशन हुआ कि जो ये जो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होंगे, ये सन की तरफ अपने आप को सनलाइट लेने के लिए, क्योंकि देखो जंगल जो बहुत घना होता है, जंगल जब घना होगा तो सनलाइट जो है हर एक प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जंगल बहुत घना है, कोई ऊंचा पेड़ होगा तो उसकी परछाई पड़ रही होगी, तो सनलाइट जो एक्चुअल में चाहिए उसको वो नहीं पड़ पाएगी। जैसे हमारे घर में हम बालकनी में प्लांट रखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, बालकनी में प्लांट जो है सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उतना सनलाइट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है ना, उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए। तो ये जो फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से रखते हैं कि मेरे को सनलाइट मिले, और इसीलिए उनके अंदर ग्रोथ ज्यादा देखने मिल जाती है और वो टॉल प्लांट बन जाते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप कभी भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में चले जाओ, बड़े जंगल जो होते हैं ना, वहां पे जो पेड़ होते हैं ना, बड़े लंबे चौड़े होते हैं पेड़, ठीक है, ये एक रीजन था। दूसरा है ग्रासलैंड प्लांट्स। अब ग्रासलैंड मतलब होता है घास वाले, पूरा घास फैला होता है। देखा आपने, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लेन जमीन है, थोड़ी टेकड़ी वाली जमीन है, पहाड़ वाली जमीन है, लेकिन पूरा घास है, तो दैट इज नथिंग बट द ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड का एक फायदा क्या होता है, इसने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया? तो सबसे पहली बात तो ग्रासलैंड छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती, इतने बड़े घास हो सकते, इतने बड़े घास हो सकते, इतने बड़े घास हो सकते, लेकिन अपने आप को इसने अडॉप्ट कैसे किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हेल्प करता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। अब ये क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, इसको समझो। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि कभी भी अगर कोई मिट्टी वाली जमीन है, कोई जमीन है, अगर जोर से बारिश आया तो बारिश क्या करता है, बारिश का पानी उस मिट्टी को बहा के लेके चले जाता है, और जब मिट्टी को बहा के लेके चले जाएगा तो यार पूरा मिट्टी निकल गया, जमीन के ऊपर से मिट्टी निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सॉइल खराब हो रहा है और उसके ऊपर कोई खेती भी नहीं कर पाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए प्लांट्स ने, कौन से प्लांट्स ने, ग्रासलैंड वाले, घास वाले प्लांट्स ने अपने आप को उगाना शुरू किया। आपने देखा है, नोटिस किया है, घास कहीं पे भी उग जाती है, आपने देखा होगा कहीं पे भी उसको जमीन मिल गई वो घास उग, क्योंकि उसका एक नेचर बन गया, उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि मेरा काम यही है कि मेरे को सॉइल इरोजन बचाना है। और वो कैसे बचा पाता है? बिकॉज ऑफ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबरस रूट। क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइबरस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान में रखना आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रासलैंड के अंदर जो घास है, लेकिन उसकी जड़ें भी तो होंगी, जो जड़ होती है जो जमीन के अंदर गई हुई है वो फाइबरस है, फैली हुई है। ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कैसा होता है, समझ लो। ये घास है, ये घास उगा हुआ है, इसके अंदर जो रूट्स होंगे वो ऐसा फैला हुआ है पूरा, ठीक है ना, पूरा ऐसा फैला हुआ है। तो ये क्या करता है, ये जमीन के लेयर को, जो अंदर की जो जमीन है उसको लेयर को पकड़ के रखता है, क्योंकि फाइबरस रूट ना मिट्टी के अंदर ऐसा पकड़ बना लेता है अपना, ठीक है। तो जब पकड़ बना लेता है तो चाहे अगर पानी आ रहा है, जोर से बारिश का पानी आ रहा है, तो वो उसको बहा के नहीं लेके जा पाएगा, मिट्टी को बहा के नहीं लेके जा पाएगा, क्योंकि ये घास ने उस मिट्टी के, मतलब इस घास के जो रूट्स है, फाइबरस रूट्स है, उसने मिट्टी को पकड़ रखा है। तो ये क्या हो गया, एडाप्टेशन हो गया इसका, उसने अपने आप को ढाल लिया है। उसी प्रकार इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कैस्क्यूटा,
ठीक है, आपने देखा होगा कैस्क्यूटा, आपने देखा होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, सुना है, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ये ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे मैं वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करूं, ऐसा उनका मुंह रहता है, ठीक है ना, ऐसे कांटेदार रहता है, ग्रीन कलर का प्लांट, और कोई इंसेक्ट आया इसके ऊपर बैठा तो अपना मुंह बंद कर लेगा और वो इंसेक्ट को खा जाएगा। तो ये होते हैं इंसेक्ट खाने वाले प्लांट। लेकिन क्या वाकई में इंसेक्ट खाते हैं? यस, इंसेक्ट खाते हैं, लेकिन उससे क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। जैसे कि आप एक चीज जानते होंगे, बहुत सारे प्लांट्स, 99% प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे जो क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो लोग एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, और उससे उनको एनर्जी मिलती है, उनसे उनको ताकत मिलती है, करेक्ट है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, और साथ ही में फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस नहीं कर पाते, यानी खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, उसके अंदर एनर्जी नहीं बना पाते, तो उनको किसी और सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे जो किसी और प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे ये क्या होता है, सकिंग प्लांट होता है, ठीक है ना, किसी और प्लांट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, रेंगते रेंगते, आपने देखा है ना, बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं, तो रेंगने वाले प्लांट्स, मतलब ग्रिल, जैसे हमारा मनी प्लांट होता है हमारे घर में, तो ग्रिल के ऊपर डाल दो तो वो एकदम रेंगते रेंगते चढ़ जाएंगे ऊपर प्लांट्स के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे, एक बड़ा पेड़ रहेगा, उस बड़े पेड़ के ऊपर वो चढ़ जाएंगे, क्लाइंबर्स होते हैं ना, पतले पतले उनकी स्टेम्स होती है, ऐसे ऐसे करके चढ़ जाते हैं, और वो दूसरे ही प्लांट्स को क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिशन को सक करते हैं और खाते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द हॉस्टोरियल प्लांट्स, इसको हॉस्टोरियल प्लांट्स भी कहा जाता है। वैसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप, जैसे मैंने बोला कि भैया वो ऐसा मुंह खोल के बैठा रहता है, इंसेक्ट आया बंद कर लेगा, धीरे धीरे करके उसके प्लांट के अंदर वो चला जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिशन है उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे एडाप्टेशन है जो प्लांट्स के द्वारा किए गए हैं ताकि वो अपने आने वाले समय में सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से ढाल लिया कि वो लोग क्या कर सके, अपने आप को चेंजेस, अपने आप के अंदर जो चेंजेस है वो ला सके। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। चलो, ये हो गया हमारा एक टॉपिक, एडाप्टेशन हमने पढ़ लिया, एडाप्टेशन क्या होता है, और एडाप्टेशन इन प्लांट्स हमने देख लिया किस प्रकार से अलग अलग प्लांट्स ने, अलग अलग तरीके के प्लांट्स ने, अलग अलग रीजन के प्लांट्स ने अपने आप को चेंजेस किया है, एडाप्टेशन लाया, ठीक है। अब एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है दोस्तों एडाप्टेशन इन एनिमल्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार प्लांट्स ने अपने आप को ढाल लिया कि यार हम इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने किया, और उसके हिसाब से वो सर्वाइव कर रहे हैं आज के डेट में। वैसे बहुत सारे एनिमल्स ने भी किया है, तो कौन कौन से एनिमल्स है और कैसे किया उन्होंने, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है एनिमल्स इन वाटर। अब एनिमल्स इन वाटर, बहुत सिंपल सी बात है कि इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, कौन होंगे, ज्यादातर फिशेस, जितने भी विभिन्न प्रकार के फिशेस होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। प्लांट, माफ करना, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। अब ये पानी में रहते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी खास बात तो होगी ना, क्योंकि तभी तो ये पानी में रह पा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आज के डेट में ह्यूमन बीइंग पानी में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पानी में रह सके, क्योंकि फिशेस के पास जो होता है वो होता है गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे हमारे पास लंग्स है दोस्तों, हमारे पास जो ये जो दिख रहे हो आप, छाती के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट है, जिसके हेल्प से हम लोग ऑक्सीजन को खींच पाए। ये हमारा इन्वायरमेंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमने ऑक्सीजन को खींचा हमारे अंदर, और हमारे अंदर एक प्रोसेस हुआ जिससे हमें एनर्जी मिली, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा। करेक्ट है, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का एडाप्टेशन है। लेकिन जो फिशेस होंगे उन्होंने कैसे एडाप्टेशन किया कि देखो, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि दुनिया में सबसे पहला जीव जो आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पानी में ही आया। जब वो पानी में आया होगा तो पहले तो वो एक प्लांट का टुकड़ा था, मतलब प्लांट मतलब एक बहुत ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, मल्टी सेल्युलर बना, तो एक टाइम पे फिश बनी होगी। तो जब फिश बनी होगी तो पानी में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिकॉज पानी इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है पानी, यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन उस पानी के अंदर से ऑक्सीजन को खींच पाना, ये हम जैसे इंसानों की बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम पानी के अंदर डुबकी मारे और नाक से ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करें तो पूरा पानी अंदर घुस जाएगा और हम लोग मर भी सकते हैं, क्योंकि हमारा वो पूरा लंग्स के अंदर चला जाएगा और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। हवा, ऑक्सीजन मतलब जो गैस वाला ऑक्सीजन है उसकी बात कर रहा हूं, तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोग की डेथ हो सकती है। लेकिन पानी में जो फिश होती है उनका एक ऑर्गन है गिल्स। ये गिल्स इस प्रकार से बना हुआ है कि वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन को वो ले सकती है, इस प्रकार से डिजाइन हुआ होगा। तो पानी के अंदर से ही वो ले सकती है ऑक्सीजन, और इस प्रकार से वो जिंदा रहती है। साथ ही में गिल्स के अलावा उनके पास फिन्स होता है, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं गिल्स, ये क्या करता है? ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि ये जो गिल्स से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है, तो पानी के अंदर जो मछली है वो गिल्स है उनके पास, वहां से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन हमारे हवा में तो ऑक्सीजन है ना, तो अगर मैं मछली को ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए जमीन पे डाल दूं, यानी कि पानी के बाहर लेके आ जाओ, तो क्या मछली ऑक्सीजन को हवा में से एब्जॉर्ब कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिकॉज उनका जो ऑर्गन है गिल्स, उसको इस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकती है।
सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, पानी में से ही ऑक्सीजन को खींच सकती है, बल्कि जमीन से नहीं खींच पाएगी। और इसीलिए हम इंसान अलग है, टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं हम लोग इसको। हम लोग क्या है, टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे रह सकते हैं। ये लोग है एक्वेटिक एनिमल, सिर्फ पानी में रह सकते हैं। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। क्या बोलते हो, बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के एयर से नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, ओनली पानी से एब्जॉर्ब कर सकती। एंड ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ गिल्स। दूसरा चीज, मछली है तो तैरेगी, और तैरने के लिए क्या चाहिए उनको, कुछ तो ऐसा चीज चाहिए जिससे उनको हेल्प मिल सके तैरने में। तो एक ऑर्गन होता है जिनको बोलते हैं फिन्स। अब जैसे कि एक मछली का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये मछली आपका, तो आपको पता होगा कि ये जो चीज होती है ना, ये जो मैंने बनाया, ठीक है ना, ये मछली है समझ लो, ठीक है, ये क्या है, मछली है। अब ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये और ये जो आपको मैंने बना के दिखाया, ये होता है उनका फिन्स। फिन्स क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स मतलब कौन से, जो समुद्र में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, तो आपने देखा होगा वो अपने पैर में ना ऐसा कुछ ब्लैक कलर का लगा लेते हैं फिन्स। तो वो फिन्स क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्विमिंग। तो फिश के पास तो खुद का ओरिजिनल है, उन्होंने अपने आप को इस प्रकार अडॉप्ट किया हुआ है कि वो पानी में तैर सके, डायरेक्शन चेंज कर सके, जहां जाना है वहां जा सके। तो इसीलिए फिशेस का ये अडॉप्टेशन होता है। समझ में आ गया, ओके। दूसरा है एनिमल्स इन डेजर्ट। हमने प्लांट्स इन डेजर्ट देखा कि कैसे कैक्टस ने अपने आप को अडॉप्ट किया कि उसके पास लीव्स अगर हुआ करते होंगे तो वो उसने अपने आप को थ्रोन बना लिया, लीव्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोन, जिसके हेल्प से वो पानी का लॉस कम करते हैं और जिसके हेल्प से वो डेजर्ट में भी लंबे समय तक जी पाते हैं। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, तो डेजर्ट में कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, कैमल्स, बेस्ट एनिमल। कैमल्स जो होते हैं आपने देखा बहुत बड़े होते हैं साइज में, लेकिन इनके अंदर भी एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी को अपने अंदर ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, एंड विदाउट वाटर भी वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे सुना भी होगा कि जो ऊंट होते हैं ना, अगर वो एक महीने तक पानी नहीं पिए तो भी उनका काम चल जाएगा दोस्तों। और हम लोग अगर 2 दिन पानी नहीं पिए तो हो सकता है हमारी डेथ हो जाए, क्योंकि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को काम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कैमल ने अपने आप का पूरा जिंदगी, ज्यादातर जो कैमल्स होंगे उन्होंने ज्यादातर जिंदगी अपने डेजर्ट में बिताई है। तो डेजर्ट में बिताने की वजह से उनको पता है कि यार इतनी धूप है, मुझे पानी नहीं मिलने वाला है, तो अपने आप के अंदर, उसके अंदर जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, लाखों सालों के अंदर उनके अंदर चेंजेस आ गया कि भैया उस एनिमल को अगर पानी नहीं भी मिलेगा तो भी वो जिंदा रहेगा, लेकिन एक लिमिट तक। मतलब ऐसा नहीं कि साल साल में पानी नहीं पिया तो चल जाएगा, एक लिमिट तक, 1 महीना 1.5 महीना जो भी है वो लिमिट तक वो अपना कर सकते हैं। और इसीलिए ना ये जो कैमल्स होते हैं इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। 2 रीजन है शिप ऑफ डेजर्ट इसको कहने के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात कि जो कैमल्स है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो डेजर्ट रेगिस्तान है, तो कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर बैठ जाओ, ऊंट सवारी करते करते लोगों को पहुंचाता है, तो इसीलिए इसको शिप कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। और साथ ही में ये बिना पानी का सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तीसरा है एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब आप देखोगे जो जंगल होते हैं या फिर घास वाले जो जमीन होते हैं, ग्रासलैंड जिसको बोलते हैं, इसमें ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो जंगली जानवर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लायन बोल लो, टाइगर बोल लो, या फिर मैं बात कर लूंगा डियर की, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल फटाफट रिवीजन कराना, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं। तो यहां पे लायन की बात करें, टाइगर की बात करें, ये एनिमल्स होते हैं कार्निवरस एनिमल। और इन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है, पहली बात तो कार्निवरस क्या होता है, अगर मैं इसको बोलूं कार्निवरस, ये टाइगर लायन को मैं क्या बोलूंगा, कार्निवरस। अब कार्निवरस का विशेषता क्या होता है कि दे ओनली डिपेंडेंट अपॉन द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, यानी उनको सिर्फ मांसाहारी चाहिए उनको। आपने कभी देखा है शेर घास खाते हुए देखा है? नहीं ना, नहीं खाएगा। क्यों? उसका बनावट ही ऐसा हुआ है, उसने अपने आप को अडॉप्ट ही इस प्रकार किया है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाना है, मांस बोलते हैं ना, मांस, सिर्फ मांस खाना है दूसरे एनिमल का या फिर किसी भी जानवर का। इंसान का मिले तो इंसान का भी खा सकता है, कोई भी चीज चलेगा उसको। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टाइगर एंड लायन है उसका जो माउथ आप देखोगे वो बड़ा है, और उसके जो दांत देखोगे वो कैनाइन से, देखा होगा ना, जैसे धारदार दांत होते हैं। हम इंसान के धारदार दांत क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम इंसान का बनावट ये नहीं हुआ है कि हम दूसरे को जाके अपने मुंह से उसको नोच के खा सके। हमारा इंसान का जो एडाप्टेशन हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जानवरों का, बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, हाइनास होते हैं, ठीक है ना, और फिर वुल्फ होता है, लायन टाइगर की बात करें, इनका एडाप्टेशन इस प्रकार हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने आप को ढाला है। क्योंकि वो मांस खाने के लिए ऐसे दांत होना जरूरी है कि वो किसी भी जानवर की गर्दन को पकड़ सके और उसको नोच सके, उसके चमड़ी निकाल सके। देखो बोलने में बुरा लग रहा है मेरे को भी ऑब्वियसली, बट ये नेचर है, ये हमने नहीं बनाया, ये नेचर, कुदरत ने बनाया, ये भगवान ने बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो इसी प्रकार से एडाप्टेशन हुई। मान लो टाइगर के पास हमारे जैसे एकदम स्मूथ दांत होते तो क्या वो किसी जानवर को शिकार कर पाते? नहीं कर पाते ना। वो अपने मुंडी से, अपने जबड़े से, अपने दांतों से किसी जानवर का गला पकड़ते, वो 2 मिनट में छूट के निकल जाता, क्योंकि वो दांत जो होंगे वो धंसने चाहिए उसके अंदर, ऐसे एकदम बड़े बड़े दांत होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसीलिए टाइगर, लायन और जितने भी जो फॉरेस्ट वाले जो एनिमल्स, खासकर कार्निवरस एनिमल होते हैं, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उस प्रकार से। अब एक और चीज है इसमें, डियर। लेकिन डियर तो कोई कार्निवरस एनिमल नहीं है, ये तो बेचारा हर्बीवरस है, यानी घास खाने वाला एनिमल। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है? ये आ जाता है आपके फॉरेस्ट और जंगल में रहने वाला ही है ना।
लेकिन ये क्या है, बेचारा घास खाने वाला एनिमल है। तो बैलेंस बना रहे इस प्रकार से कुछ ऐसे एनिमल जो कार्निवरस है और कुछ ऐसे एनिमल जो हर्बीवरस है। हर्बीवरस घास खाएगा, कार्निवरस हर्बीवरस को खाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से बैलेंस बना होता है। साथ ही में हर्बीवरस एनिमल जैसे एग्जांपल के तौर पे डियर, तो आपने डियर को देखा होगा, डियर की जो आंखें होती है ना वो थोड़ी इस तरफ होती है। हमारी आंखें सीधी है, देखो हम लोग सीधा देख पाते हैं और 180 डिग्री का विजन आता है। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही देख पाऊंगा, इतना ही देख पाऊंगा। इधर मेरे क्या चल रहा है, इधर मेरे क्या चल रहा है हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो डियर होता है उसकी आंखें आपने देखा होगा, उसकी साइड में होती है आंखें, तो उनको पता चलता है कि कोई शिकार मेरी तरफ, मतलब कोई जो शिकारी है वो मेरी तरफ भाग के तो नहीं आ रहा है, कहीं लायन टाइगर तो पीछे से नहीं आ रहा है, तो उनको दिख जाता है और इसीलिए वो भाग जाते फटाफट। लेकिन फिर भी टाइगर तो टाइगर ही है, लायन तो लायन ही है, वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके शिकार कर सकते हैं। टाइगर लायन के पास उनको भागने के लिए, तेज गति से भागने के लिए उनके हाथों में पाव लगे होते हैं। पाव मतलब पैडेड एक कुशन लगा होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, कभी टच करके देखना, मतलब लायन टाइगर का तो टच करने नहीं मिलेगा, लेकिन आपने डॉग वगैरह का भी देखा होगा। तो उनके जो पंजा होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा ब्लैक कलर का कुछ लेयर होता है, उसको पैडेड पाव बोलते हैं, ठीक है ना। और ताकि उनको ऐसा भाग, क्योंकि वो हमारे जैसे चप्पल तो पहनते नहीं है, तो उनको भागने में हेल्प मिलता है। तो ऐसे कई सारे अडेप्टेशन है जो उनकी बॉडी में हुई है ताकि वो अपने सर्वाइवल कर सके और अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सके। चौथा चीज है एनिमल्स इन स्नोई रीजन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ स्नो वाले इलाके में रहते हैं, जहां पे कड़क बर्फबारी होती है ना, वहां पे रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, याक, आपने देखा है याक होता है। एग्जांपल के तौर पे पोलार बियर होता है, ठीक है। पोलार बियर देखा है कि नहीं, ले बड़े बड़े एकदम साइज के व्हाइट कलर के भालू होते हैं, देखा है। अब इनके पास एक क्या विशेषताएं हैं कि वो स्नो रीजन में रह पाते हैं, ठीक है ना। क्या विशेषताएं, बाकी हम जैसे लोग या फिर कोई डॉग या फिर कोई टाइगर को अगर मैं इसमें स्नो वाले जगह पे छोड़ दूं ना, बेचारे मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि उनकी बॉडी वैसी बनी नहीं है। लेकिन इन भाई लोग की, ये जो याक है, इन पोलार बियर की भाई लोग की क्या है, बॉडी इस प्रकार से बनी है कि वो लोग गहरे से गहरे बर्फबारी होने दो, मतलब भयंकर बर्फबारी होने दो, तो भी फिर भी जिंदा रह सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। प्लस इनके ऊपर फर लगे होते हैं, यानी कि फर मतलब बोल सकते हो आप एक थिक लेयर लगा होता है, ठीक है ना। चमड़ी जो होती है बहुत मोटी होती है और इनके ऊपर एक फर मतलब एक बाल जो होती है, उनकी जो हेयर होती है वो काफी मोटी और थिक होती है, और वो एक नेचुरल स्वेटर वाला काम करता है। जैसे हम क्या करते हैं, ठंडी में जैकेट पहन लेते हैं, सर्दी में क्या बोलते हैं इसको, स्वेटर, उलन स्वेटर पहन लेते हैं। तो उनके पास ना, पोलार बियर के पास ना, उनकी चमड़ी इतनी मोटी है और उनके शरीर के ऊपर इतनी बाल है ना, इतना ज्यादा थिक लेयर है ना उनका, कि यार इतना उनको इंसुलेशन खुद हो जाता है। चाहे कितनी बर्फ गिरने दो, कितना भी टेम्परेचर माइनस में रहने दो, ये सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी उस पर्टिकुलर ठंड को या फिर जो बर्फ है उसको बॉडी के अंदर ज्यादा एंटर नहीं होने देती, क्योंकि उनके पास इंसुलेशन है, इनके बॉडी के ऊपर कवच है। अगर मान लो मेरी चमड़ी इतनी मोटी मोटी होती, ठीक है ना, मेरी चमड़ी तो कितनी है, देखो टच करके दिखाता हूं, कितनी है, इतनी है, इतनी सी चमड़ी है मेरी, बराबर। आप अपने हाथों को टच करो, आपको पता चलेगा कि आपकी चमड़ी कितनी पतली है। लेकिन इनकी चमड़ी इतनी मोटी मोटी जाड़ी जाड़ी होती है, ऊपर से उसके ऊपर कितने सारे बाल होते हैं, इतने मोटे मोटे जैकेट जैसे बाल होते हैं। तो उनको ठंडी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। और इसीलिए अपने आपको इन्होंने इस प्रकार से अडॉप्ट कर लिया है कि वो स्नो रीजन में रह पाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट, एरियल एनिमल्स। अब ये एरियल एनिमल्स कौन होते हैं? बर्ड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये भी एनिमल्स हैं, ये भी एनिमल्स ही होंगे एक टाइम पे, और धीरे धीरे ये लोग बर्ड बन गए। तो बर्ड बनने के लिए क्या चाहिए कि हवा में उड़ पाओ, और हवा में उड़ने के लिए आपने देखा होगा कि इनके पास ना हाथ नहीं होते, हैंड नहीं होते, बट इनका लेग्स होता है। तो इनका जो हैंड है वो क्या हो गया है? मॉडिफाई हो गया है। किसमें मॉडिफाई हो गया है? विंग्स के अंदर। यानी कि इनके पास आ गए हैं पंख, इनके पास आ गए पंख। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास 2 पैर है और 2 हाथ है, लेकिन मेरे को हवा में उड़ना है, तो मेरे हाथ की कुर्बानी मुझे देनी पड़ेगी, मतलब मेरे हाथ को ही मुझे इस प्रकार से ढालना पड़ेगा कि मेरी पंख जैसा काम करे। तो जब ये बर्ड्स बन रहे होंगे, मतलब लाखों साल करोड़ों साल पहले जब दुनिया में पहली बार बर्ड बन रहे होंगे, बर्ड आ रहे होंगे, तो इन्होंने इस प्रकार से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया कि वो का हाथ जो है उसके ऊपर क्या आ गए? विंग्स आ गए। क्या आ गए? हाथ के ऊपर विंग्स आ गए। और ये एक दिन में नहीं आया, ये जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब एक बर्ड्स में थोड़ा सा आया होगा, फिर उसके बच्चे पैदा होंगे बर्ड्स के, उसके अंदर थोड़ा और आया होगा, और इस प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सराउंडिंग वो धीरे धीरे अडॉप्ट होते गए। और लगभग करोड़ों साल बाद, मतलब उनकी लाखों प्रजाति स्पेसीज आने के बाद, पीढ़ी दर पीढ़ी आने के बाद, एक बर्ड्स ऐसी आई होगी जिसके पास फुल तरीके से बर्ड्स आए होंगे, मतलब विंग्स आए होंगे। एंड फिर उसके बाद जो उनके बच्चे हुए होंगे और सबके पास विंग्स होंगे। और आज के डेट में आप देखो कितने विभिन्न प्रकार के बर्ड्स है। इंपॉर्टेंट चीज, अब बर्ड्स है, बर्ड्स को उड़ने के लिए चाहिए स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि वो हवा को चीर के जा सके। जैसे फिश का बताया कि आगे इनका क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। अगर ये मोटे होते हैं ऐसा चौकोन, तो पानी में तैर पाते, नहीं तैर पाते, दिक्कत हो जाती। तो ऐसे होते हैं ताकि पानी को फाड़ के जा सके। वैसे एयर में उड़ने के लिए, हवा में उड़ने के लिए बर्ड्स का भी मुंह जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड होता है। और आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनके पास माउथ नहीं होता है, उनके पास बीक होता है, यानी चोंच होती है, उनके पास चोंच होती है। क्यों?
चोंच होती है, क्योंकि अगर उनकी चोंच नहीं होगी तो उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं बन पाएगा। हमारा मुंह देखो चपटा, हम उठ पाएंगे क्या ऐसे करके? हवा यहाँ पे ब्लॉक करेगा, हवा यहाँ पे ब्लॉक करेगा, ठीक है ना। पर लेकिन उनका मुंह देखो बर्ड्स का एकदम चोंच जैसा, बीक जैसा। और बीक हेल्प करता है उनको, जो भी ग्रेन्स वो खाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं, वो ग्रेन्स या फिर ऐसी चीजें खाते हैं। ईगल्स एंड वल्चर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी ज्यादातर जो जानवर है, क्रो वगैरह को छोड़ दे तो वो बाकी सब नॉर्मली ग्रेन्स खाते हैं और छोटी मोटी चीजें ऐसी जो है वो खाते हैं नॉर्मली। बाकी हर एक चीज क्या, हर एक लोग क्या खाते हैं? यही खाते हैं। मतलब जो वल्चर्स हो गए, चील हो गए, गिद्ध वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादातर क्या खाते हैं? ये वाला टाइप का खाते हैं। मतलब जो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जो किसी की सड़ी गली हुई लाश होती है एनिमल्स की, तो वो लोग खाते हैं। कौवे वगैरह भी ऐसे ही खाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और है रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स जो एनिमल्स है, रेप्टाइल्स जो होंगे, देखो बहुत फास्ट जाऊंगा। रेप्टाइल जो एनिमल है, इसमें ज्यादातर जो एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक्स। तो स्नेक्स जो होते हैं, इन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है? अब स्नेक को क्या था नॉर्मली, अगर हम बहुत पहले की अगर हम बात करें, बहुत पहले मतलब जब करोड़ों साल पहले जब स्नेक जैसे प्रजाति बन रहे होंगे, तो उनके पास हाथ पैर हुआ करते होंगे, क्योंकि ये रेप्टाइल्स है तो हाथ पैर हुआ करते होंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि इनको रहना है जमीन के अंदर, डिगिंग करके रहना है, होल के अंदर जाके रहना है, तो उनके हाथ और पैर क्या कर रहे थे? एक अड़चन ला रहे थे बीच में। एंड दैट्स व्हाई इन्होंने अपने आप को इस प्रकार से अडॉप्ट करते गए, क्योंकि वो कम से कम, क्योंकि वो रेंगने लगे थे और अपने हाथ पैर का कम से कम इस्तेमाल करने लगे थे। और एक टाइम ऐसा आया, धीरे धीरे करके उनके लिम्स और जो हाथ पैर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो धीरे धीरे छोटे होने लगे। एंड इसके बाद जनरेशन बाय जनरेशन एक पीढ़ी ऐसा आया होगा कि इनके हाथ पैर पूरे वैनिश हो गए हुए, उनकी पूरी एक बॉडी जो है, आज के डेट में सांप आपने देखा कैसा है, उनकी बॉडी में कोई हाथ पैर नहीं है, तो उस प्रकार से बन गया होगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनका जनरेशन बाय जनरेशन करके उसके अंदर चेंजेस आ गया। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? रेंग सकते हैं। तो ज्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंगने वाले होते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को चेंजेस किया। समझ में आ गया? तो ये था हमारा एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवीजन जो हमने आपको करा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो हमने बना के दिया है, रिवीजन क्रैश कोर्स ऑफ द साइंस फर्स्ट चैप्टर अडैप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग वर्ल्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलो आज के लिए फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। इसी प्रकार हम लोग और भी जो चैप्टर्स है आपके लाते रहेंगे, और कोई बच्चा अगर 8th में है, 9th में है, उनके लिए भी साइमल्टेनियसली वीडियो आता रहेगा। उनको बता देना यार, देखो अभी 7वीं के लिए आ रहा है, 8वीं 9वीं के लिए भी आएगा, बीच बीच में सबके लिए आते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो फिर आज के लिए इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं पहले चैप्टर का रिवीजन क्रैश कोर्स आपको पढ़ के मजा आया होगा। जरूर से अपना फीडबैक कमेंट करके बता सकते हो, और भी क्या क्या चैप्टर्स है। वैसे तो मुझे पता है आप लोग का, मैंने देख लिया कमेंट, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक बच्चे तक पहुंचा देना। मिड टर्म एग्जाम के पहले सबको पहुंचा देना, तभी तो वो लोग रिवाइज कर पाएंगे ना। तो शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।